देख रहे हैं आवाज अड्डा। जब मोदी सरकार के 2 सालों की बात होती है तो विदेश नीति की चर्चा जरूर सामने आती है, और क्यों न हो। मोदी जी ने डिप्लोमेसी तो अपने शपथ ग्रहण से ही शुरू कर दिया। 2 सालों में 40 देशों का दौरा कर चुके हैं और हर जगह कुछ नया करने की कोशिश नजर आई। तो क्या रहे 2 साल में विदेश नीति के हाइलाइट्स, आइए देखते हैं। पिछले 2 साल में मोदी के विदेश दौरे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। उनकी इस बात की तारीफ हुई कि उन्होंने एक ढर्रे पर चली आ रही विदेश नीति को रीसेट कर दिया है। पिछले 2 साल में मोदी ने करीब 40 देशों का दौरा किया है, लेकिन सवाल ये है कि इन दौरों से देश को क्या हासिल हुआ। आइए शुरुआत करते हैं 2014 से। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 में उनकी ताजपोशी के साथ ही उनकी विदेश नीति का भी आगाज हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ समेत 60 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर उन्होंने पहला मास्टर स्ट्रोक खेला। मोदी का सबसे पहला ध्यान पड़ोसियों पर गया। कुर्सी संभालने के कुछ महीनों में ही वो बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार गए। मोदी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और अब तीसरी बार मोदी यूएस जाएंगे। इस बार वो पहली बार अमेरिका की पार्लियामेंट के दोनों सदनों को एड्रेस करेंगे। लेकिन ओबामा से इन नजदीकियों के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को F-16 बेचेगा। पाकिस्तान के साथ रिश्ते इन 2 सालों में सबसे बड़ी चुनौती रही है। अचानक पाकिस्तान पहुंचकर मोदी ने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाइयां दी, लेकिन उनकी ये बर्थडे डिप्लोमेसी रंग नहीं लाई। पाकिस्तान ने फिर पीठ में छुरा घोंपा और पठानकोट में आतंकवादी हमला हो गया। फिलहाल दोनों देशों के बीच शांति वार्ता रुकी हुई है। इसी तरह नेपाल से भी हमारे रिश्ते इतने खराब कभी नहीं थे। इधर लाख कोशिशों के बावजूद चीन भी भारत की घेराबंदी से बाज नहीं आ रहा। लेकिन मोदी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद रही प्रवासी भारतीयों के साथ कनेक्ट। चाहे अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर हो या चीन का शंघाई, हर जगह मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, यहाँ तक तेहरान में भी भारतीय मूल के लोगों ने मोदी मैजिक का अनुभव किया। इसी से मोदी की ग्लोबल रॉक स्टार की इमेज बनी है। चाहे वो बड़े क्राउड को मग्न करने की बात हो या खास तरह के कपड़े पहनने का अंदाज। हालांकि मोदी के एक खास सूट की काफी निंदा हुई है, ऐसा सूट जिस पर उनका नाम लिखा था। 2 साल के अंत में सबसे बड़ा यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या मोदी ने इंडिया की इमेज अच्छी की या सिर्फ अपनी छवि ही चमकाई। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति का नायाब स्टाइल ईरान में भी दिखा है। तेहरान में पीएम ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया, जिसमें सबसे जरूरी है चाबहार पोर्ट। भारत इस पोर्ट को विकसित करने में $50 करोड़ का निवेश करेगा। इस पोर्ट के तैयार हो जाने के बाद भारत और ईरान सीधे ट्रेड कर सकेंगे और भारतीय ईरानी जहाजों को पाकिस्तान के रूट से नहीं जाना पड़ेगा, जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक उपलब्धि होगी। तो क्या मिला है देश को इन 2 सालों में विदेश नीति के नजरिए से? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ा है मेगा पैनल। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा, पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू, सामरिक एक्सपर्ट सुशांत सरीन, हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ हैं, सामरिक मामलों के जानकार कमर आगा, TheWire.in के फाउंडर एडिटर MK वेणु भी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे डिस्कशन में। स्वागत है आप सबका। विवेक काटजू जी, हमने ईरान का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि चाबहार पोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो सालों तक लटका था। उसमें भारत को डर था यूएस के नाराजगी का, दूसरी तरफ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का क्या होगा हमें पता नहीं था। लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट जो फंसा हुआ है उसको अब अकॉम्प्लिश या पुश फॉरवर्ड करने में कामयाब रहे प्रधानमंत्री जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो राजनय है ईरान के प्रति वो अच्छा है और सफलता उनको मिली है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक हमारे क्षेत्र में और वेस्ट एशिया में जो बदलाव आया है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक कि सैंक्शंस ईरान पर मौजूद थे तब तक चाबहार पोर्ट को आगे ले जाना मुश्किल था।
तो इस वक्त ये एक हैप्पी कोइंसिडेंस है कि जो रीजनल सिचुएशन है वो भी बेहतर हुई है और प्रधानमंत्री जी की ने जो ऊर्जा दी है हमारी डिप्लोमेसी में ईरान के प्रति वो भी रंग ला रही। ओके तनेजा जी, कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही दिन पहले एक प्रेस रिलीज की थी जिसमें उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में जो ज्यादा मशक्कत दिखी है वो मोदी जी की दिखी है अपने आप को एक ग्लोबल लीडर दिखाने की। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए तमन्ना, कांग्रेस मैच्योर पार्टी है लेकिन इस तरह के वक्तव्य देती है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये पूरा दुनिया जान रही है कि आज भारत का जो विदेश नीति के अंदर या कुल मिला के भारत की छवि है, भारत का जो स्टेचर है वो आज कहां से कहां पहुंच गया। उसी की वजह है हमको चारों तरफ मान्यता मिल रही है, भारत को मिल रही है, भारत के जो 1 अरब 26 करोड़ लोग हैं उनको मिल रही है और उनके द्वारा जो चुने हुए प्रधानमंत्री है उनको जब प्रधानमंत्री जी को सम्मान मिलता है वो भारत का सम्मान है। उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी शामिल हैं, कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी जो है ये कि हमने यही वजह आज हमारा एफडीआई हाईएस्ट लेवल पे है, आज हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हाईएस्ट लेवल पे है। और आप किसी भी राजनयिक से बात करें जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, आप दूर जाएं तो वेनेजुएला से बात कर लें, आप अमेरिका से बात कर लें, सब लोग इस बात का लोहा मान रहे हैं कि 2 साल के अंदर भारत की छवि और भारत के कुल मिलाकर के जो कूटनीति को इस तरह प्रयोग करना जो राष्ट्रहित है उसका भला हो सके, उसमें भारत को सारे लोग 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। अगर कुछ लोग नहीं देते तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे वो भी देना शुरू करें। ओके, इसलिए हमने इतने सारे एक्सपर्ट्स को आज बुलाया है ताकि वो एक क्लियर अपना ओपिनियन दे सके कि किस तरह के फेलियर्स हुए हैं या सक्सेसेस हुए हैं विदेश नीति पर 2 साल में। लेकिन शोभा ओझा जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि कुछ बहुत ही मुश्किल चीजें हासिल हुई है। चाबहार पोर्ट पर जैसे विवेक काटजू ने कहा कि समय उस तरह से अच्छा था क्योंकि सैंक्शंस लिफ्ट हो गए, लेकिन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को आप देख लीजिए, 2015 में ये फाइनली साइन हुआ, 2005 से ये बात चल रही थी, 10 साल बाद मूवमेंट तो हुई। देखिए, कोई भी सरकार जो पिछली सरकार थे उसके इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना प्रेजेंट सरकार की जवाबदारी है। अगर आप कहते हैं कि इंडो यूएस रिलेशनशिप बहुत अच्छी हुई है तो हमको साथ साथ हमारे पड़ोसी देश से हमारे संबंध कैसे हैं उस और भी जाना पड़ेगा। हमारे चाइना से आज कैसे संबंध है, हमारे पाकिस्तान से कैसे संबंध है, हमारे नेपाल से कैसे संबंध है, जो हमारे इमीडिएट पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा और किस तरह से पिछले 2 साल में इन तीनों राज्यों से हमारे संबंध खराब हुए हैं और जिसका रोज हम नुकसान उठा रहे हैं। हमारे सैनिक रोज शहीद हो रहे हैं, पठानकोट जो हमारा एयरबेस है वहां तक पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़े पिक्चर को देखना होगा। केवल ये कहे कि हमारे संबंध इन यूएस से बहुत अच्छे हैं, हम खुश नहीं हो सकते हैं। संबंध बस यूएस से अच्छा होना हमारी विदेश नीति को सफल नहीं बनाता है। हमारी विदेश नीति तब अच्छी रहेगी जब हमारे पड़ोसी राज्यों से भी हमारे संबंध अच्छे होंगे। देखिए इसमें देखिए हमारा साथ देंगे। ओके, लेकिन सुशांत सरीन, पाकिस्तान, चीन, नेपाल पर काफी बातें होती है और नरेंद्र तेजा इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक्सपर्ट्स की राय ले लें। ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखना एक मुश्किल काम है, चाहे आप कुछ भी कर लो। देखिए, ये जो 3 देशों की आप बात कर रहे हैं, एक तो नेपाल के साथ जो एक डाउनटर्न आया रिलेशनशिप में, और प्रशांत मुझसे बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसका सारा का सारा दोष मोदी सरकार पर थोपना मेरे ख्याल नाइंसाफी होगी। उसमें नेपाल की खुद की जो सरकार थी और उसकी जो एक दोगली नीति रही वो भी उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी, जिस तरह के हालात पैदा हुए भारत और नेपाल के बीच में। तो मेरे ख्याल वहां पर दोष केपी ओली पर ज्यादा जाता है और नरेंद्र मोदी पर कम जाता है। अगर मोदी जी के ऊपर कोई दोष डालने की जरूरत है तो फिर वो ये है कि जो आपने एक कड़ी नीति अपनाई थी नेपाल के साथ, उसको फिर वहां तक लेकर जाना चाहिए था जहां पर उसके असर नजर आता। शायद वो कुछ पहले उससे पीछे हट गए। जहां तक चीन का सवाल है, ना रिश्ते कोई बहुत बेहतर हुए हैं ना बिगड़े हैं, लेकिन 1-2 चीजों में बड़ा क्लियर फर्क आया है। एक तो जिस तरीके की घटनाएं बॉर्डर पर आए दिन होती थी, वो जी जिनपिंग के आने के बाद
काफी हद तक प्रैक्टिकली खत्म हो गई हैं। हमारे सामने वो हालात वैसे नहीं है जैसे पहले में थे। और दूसरी चीज चीन के साथ कि जिस तरीके की बाकी कूटनीति की है अमेरिका के साथ मिलकर के, जापान के साथ मिलकर के, तो चीन में एक ये सोच जरूर आई है कि भारत को इतना भी ना धकेला जाए कि वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठे। वो जो शायद होगा नहीं, लेकिन वो एक चीज आपने चीन को भी डबल थिंकिंग करने का एक तरीके से मजबूर किया है। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है वहां पर ना देखिए, पाकिस्तान में पिछले 15 प्रधानमंत्री वो कोशिश कर चुके हैं जो मोदी जी भी कोशिश कर रहे हैं। ना पहले 15 सक्सेसफुल हुए थे और शायद ना मोदी जी होंगे। मेरे ख्याल पाकिस्तान एक ऐसा केस है जिसको त्याग ही दिया जाए तो बेहतर होगा। उसमें मोदी जी अपनी मिट्टी पलीत करवाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। बाकी जो उनकी कुछ इनिशिएटिव्स रहे पाकिस्तान के साथ, वो इस लिहाज से भारत के लिए ठीक साबित हुए कि अगर लाहौर ना जाते मोदी जी और उसके बाद पठानकोट हो जाता तो फिर उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता, लेकिन क्योंकि वो लाहौर गए थे तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ा। अब पाकिस्तान ने उससे ज्यादा कुछ करना नहीं था जो उन्होंने अभी किया। ना पहले किया था पिछली सरकारों में और ना इस सरकार में किया। पाकिस्तान की जो नीति है उसको मेरे ख्याल दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पर जाकर के सोचना पड़ेगा और उसमें कुछ निकल के आएगा नहीं। जी कमर आगा साहब, आप ओवरऑल कैसे आंकते हैं इन 2 सालों को? क्या हिट्स ज्यादा थे या मिसेस? देखिए, पहली बात तो ये कि 2 साल का पीरियड बहुत कम होता है किसी भी प्रधानमंत्री के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अच्छा रहा है परफॉर्मेंस। 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें कुछ सेटबैक मिला, जैसे कि अभी सुशांत बता रहे थे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही रहा रिजल्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वेस्ट एशिया की जो पश्चिम एशिया की तरफ रहा उनका काफ़ी रुझान रहा, जिसमें वो यूएई भी गए, फिर सऊदी अरेबिया गए, बड़ी सक्सेसफुल विजिट रही उनकी वहाँ, और अब चाबहार ईरान यानी जहाँ पे गए बहुत सक्सेसफुल है। तो ये पास के जो देश हैं जो पश्चिम एशिया की जो नीति है और ख़ासतौर से सेंट्रल एशिया की तरफ अब जो उनका झुकाव हुआ है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी कनेक्टिविटी जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी, सेंट्रल एशिया तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, अब वो चाबहार पोर्ट के जरिए हम अफगानिस्तान भी पहुँच जाएंगे जो हमारी, और फिर उसके अलावा दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है, कॉकेशस रीजन भी पहुंच जाएंगे। ये इनफैक्ट एक खास बात रही है प्रशांत झा जी कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फोकस रहा है पूरे विदेश नीति की। ये एक ट्रेंड आप मानेंगे कि रहा है कि किस तरह से ट्रेड और डेवलपमेंट आगे बढ़ा सकते हैं? जी, ये एक मोदी जी ने हमेशा कहा है कि विदेश नीति का उद्देश्य ये है कि वो देश के विकास में ऊर्जा दे सके। पर इसके बारे में वेणु साहब ज़्यादा बता पाएंगे, इकोनॉमिक एक्सपर्टीज उनको ज़्यादा है। मैं बस रीजन पे ज़रा फोकस करना चाहूँगा कि रीजन में भी प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमिक कंपोनेंट पे फोकस करना चाहा है, पर रियल पॉलिटिक और सुरक्षा का जो मुद्दा है वो प्रीडोमिनेंट रहा है। अगर आप कंट्री बाय कंट्री जाएं रीजन में तो आप ये देखेंगे कि मिक्स्ड रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तान के साथ सुशांत जी ने भी पहले जिक्र किया कि थोड़ा इनकंसिस्टेंट नीति रहा। उन्होंने पहले नवाज शरीफ को बुलाया, फिर हुर्रियत के मीटिंग के मुद्दे पे एक रेड लाइन ड्रॉ किया गया कि आप हुर्रियत से मिलेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, पर पाकिस्तान ने अपने स्टैंड से विड्रॉ नहीं किया, पर भारत ने ही अपने पोजीशन को चेंज किया। फिर हमने देखा एनएसए टॉक्स कैंसिल हुए, फिर लाहौर विजिट हुआ। तो एक कोहेरेंट कंसिस्टेंट पॉलिसी पाकिस्तान पे नहीं रहा है। बांग्लादेश के रेजीम के साथ भारत का संबंध अच्छा है। आवामी लीग एक फ्रेंडली सरकार है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को साइन किया गया जिसको भाजपा ने ही पहले ऑपोजिशन में होते अपोज किया था। पर बांग्लादेश में मीडियम टर्म में मैं एक चुनौती देखता हूं, क्योंकि वहां अभी भी बीएनपी ये गवर्निंग अरेंजमेंट के बाहर है और इलेक्शन को उन्होंने बॉयकॉट किया था और वहां इस्लामाइजेशन का थ्रेट हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। श्रीलंका में आज देखिए सत्ता जो वहां है वो आज भारत के प्रति ज्यादा फ्रेंडली है। 2 साल पहले जो मोदी जी
जी के आने के पहले था, और इसमें आंतरिक श्रीलंका का फैक्टर ज्यादा बड़ा है। पर राजपक्षे रेजिम से ज्यादा फ्रेंडली आज सिरिसेना और रनिल विक्रमसिंघे का रेजिम है। चुनौतियां वहां भी हैं, चीन का प्रभाव वहां भी बढ़ रहा है, पर आज ज्यादा डेमोक्रेटिक और प्रो इंडिया रेजिम कोलंबो में है। मैं काठमांडू की बात मैं ये कहना चाहूंगा कि काठमांडू के साथ संबंध में मोदी जी ने काफी लगानी की। 17 साल के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हुए जो काठमांडू गए, और उनका जो वहां संविधान सभा में भाषण था उसको बहुत प्रेज किया गया। भूकंप के बाद भी नेपाल को समर्थन और सपोर्ट बहुत दिया गया, पर वहां पे संबंध जो खराब हुई है उसमें संदेह नहीं है। उसमें मैं मूल दोष नेपाल के आंतरिक राजनीति को दूंगा। वहां के सत्ता ने जिस प्रकार से संविधान बनाया और एक विभेदकारी संविधान बनाया, भारत के पास विकल्प नहीं था, उनको एक पोजीशन लेना ही था। गलती ये हुई कि पहले ही भारत को ये एंटिसिपेट करके दबाव बनाना चाहिए था। बहुत लेट तक भारत ने इस मुद्दे को छोड़ दिया। जब संविधान वहां ऑलमोस्ट बन गए तब विदेश सचिव को भेजा गया, पर भारत ने जो स्टैंड लिया है कि आप वहां समावेशी संविधान बनाइए और उसको संशोधन कीजिए, तो अगर वो नहीं कीजिएगा तो ये आपके स्थिरता और हमारी स्थिरता दोनों पे असर करेगा। ये स्टैंड भारत का ठीक स्टैंड है। ओके वेणु, तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव्स रहे हैं। एक दूसरा जो स्टाइल हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी का डिप्लोमेसी में, कि उन्होंने पूरे कंट्रोल अपने हाथ में रखे हैं भारत की डिप्लोमेसी के, जो ज्यादातर समय पर एमईए डायरेक्शन देता था कि किस तरह से आगे विदेश नीति चलेगी, यहां पर पीएमओ कंट्रोल में है। देखिए, पीएमओ तो हमेशा कंट्रोल में रहता है। आप मनमोहन सिंह के टाइम में भी आपने देखा होगा कि मेन जो बड़े आइडियाज वगैरह हैं वो पीएमओ से आते थे। मगर इस बार फर्क ये है कि ये कुछ आलोचना हुई है सरकार की कि जो इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट है, जो एनएसए जो हेड करते हैं, काफी नीतियां, चाहे वो आप पाकिस्तान को लें या चाइना को लें, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस जो एस्टैब्लिशमेंट डोमिनेट कर रहा है, इसके बजाय जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ब्यूरोक्रेसी, तो वो थोड़ा संतुलन थोड़ा इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट हुआ है इस सरकार में। और दूसरी बात तमन्ना, मैं ये कहूंगा कि इस वजह से ऐसे भी किस्से हुए हैं, जैसे पठानकोट वाला किस्सा हुआ, और उसके बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई, उनको ट्रस्ट किया गया, फिर उसके बाद टॉक सस्पेंड हो गए, जब हमारी बारी आई, जब हमें लोगों को भेजना था। तो इन सब चीजों में मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो प्राइवेट जो सूत्रों से पता लगता है एक्सटर्नल अफेयर्स कि वो ज्यादा लूप में नहीं थे। ये सारी चीजें एनएसए के थ्रू कंट्रोल हो रही थी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है, आइडिया भले मोदी जी से आता हो, मगर जो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी रफ एजेस रही हैं। और ये चीज मैंने चाइना के साथ भी देखा, थोड़ी रफ एजेस रही हैं। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ संबंध अच्छे हैं, और ये परसेप्शन है कि हम अमेरिका के साथ काफी क्लोज हो रहे हैं, और ये फाउंडेशन लेकिन इसके बावजूद जो F-16 की डील रही, उसको लेकर हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हम लॉबी कर रहे हैं आजकल वॉशिंगटन डीसी में, काजू जी, लेकिन आप भी मानेंगे कि वो एक बड़ा धक्का था। इतनी हमारी क्लाउट नहीं बनी अभी तक अमेरिका से कि हम कहें कि पाकिस्तान को आप F-16 मत बेचिए। देखिए, ये उम्मीद लगानी कि हम अमेरिकन पॉलिसी पर नियंत्रण रख लें, अमेरिका की जो बर्रे सगीर पर पॉलिसी है उस पर नियंत्रण कर लेंगे, ये गलत है। मेरा तो मानना यह है कि F-16 अगर पाकिस्तान को मिलते हैं तो हमें उस पर ज्यादा तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए। क्या हमारी वायुसेना इसके काबिल नहीं है कि जो भी अमेरिकन उनको पाकिस्तान को हथियार दें, हम उससे लोहा ले पाएं? तो उसको तो हम अलग रखें। ये डिबेट जो ये बैरोमीटर या यार्डस्टिक नहीं हो सकता है देखने की कि हमारे जो अमेरिकन पॉलिसी है वो सही है या सफल रही है। हाँ, मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने एक ऊर्जा जरूर दी है हमारे राजनय को, और वो काबिले तारीफ है जो ऊर्जा उन्होंने दी है। और ये सही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से तो हमेशा विदेश नीति पर एक मार्गदर्शन दिया जाता है, लेकिन जो विदेश मंत्रालय में एक कोहेशन दिखना था सीनियर लेवल्स पर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो नहीं दिख रहा है। एक जो सेक्रेटरीज को विदेश मंत्रालय के एक साथ चलना चाहिए था, अब उसमें जरा
मुझे लगता है अब ध्यान देने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो विदेश मंत्रालय है उसको मजबूत करने की, उस पर मजबूती लाने की जरूरत है। हाँ, जिन एरियाज में प्रधानमंत्री बहुत सफल हुए हैं, वो अफ्रीका समिट जो हुआ वो सफल था। जो प्रशांत महासागर के देशों के साथ हमने यहाँ समिट किया वो भी एक सफल था। इंडियन ओशन पर हमारी जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने एक डिप्लोमेटिक पहल जो की है वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो ये कि पाकिस्तान पॉलिसी प्रधानमंत्री की एक बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड रही है अभी तक, और इसका कारण मुझे समझ ही नहीं आता है कि एक ऐसी लालसा सी बनी हुई है कि जो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हों, और जो कि पाकिस्तान का रवैया है, जो वहां के जो जनरल साहबान हैं, जो कि वहां की पाकिस्तान नीति, भारत नीति को कंट्रोल करते हैं, उनको इस वक्त बस चुस्की आ रही है कि भारत को देख लो, उनकी नीति जो हमारे प्रति है वो कितनी ढीली है। और इसका कारण यही है कि एक तरफ तो एनएसए का ट्रैक चल रहा है, दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय का ट्रैक चल रहा है। इसमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। ओके, नरेंद्र तनेजा जी, हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि बहुत अच्छा काम हुआ है 2 साल में, लेकिन पाकिस्तान एक क्वेश्चन मार्क एरिया है। देखिए, हम पीपीपी बेसिस पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि हमारी भूमिका दुनिया में क्या है। तो 2 साल का पूरी सरकार के काम को मात्र एक पाकिस्तान पर लाके खड़ा कर देना, जो $240 बिलियन की छोटी सी अर्थव्यवस्था है, वो मुझे लगता है थोड़ा ठीक नहीं है। हम पाकिस्तान चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हमारे अचीवमेंट जापान से क्या रिश्ते हुए हैं, बिल्कुल तनेजा जी, देखिए अगर आप देखिए नहीं आप बोलिए नहीं आप पूरा जवाब दे तनेजा जी। सुना नहीं आप पूरा बोलिए, तो दीजिए, आप पूरा बोलिए। मैं बस इतना कह रही थी कि सारी जो चीजें हुई हैं, उपलब्धियां हुई हैं, हम लगातार हमारे स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसी प्रॉब्लम है जिसको इग्नोर करना भी तो मुश्किल है। तनेजा साहब, बस इतना मैं कह रही थी, आप पूरा कीजिए प्लीज। तमन्ना, मैंने कब कहा? मैंने ये नहीं कहा, मुझे सुन तो लीजिए थोड़ा सा। आपने औरों को इतने समय, थोड़ा मुझे भी दीजिए ना। देखिए, जापान से हमारे संबंधों में कितना सुधार हुआ है। आप रूस के साथ देखिए, अमेरिका से देखिए, यूरोपियन यूनियन से देखिए। कारजू साहब ने अफ्रीका की चर्चा करी, अफ्रीका से हमारे आज संबंध बिल्कुल दूसरे लीग पर पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान पे जहां तक चर्चा होती है, पाकिस्तान से हमारा लगातार प्रयास है। इसका मतलब पाकिस्तान से हमारी बड़ी क्लैरिटी है उसको लेकर के। अब जैसे वेणु साहब ने, कारजू साहब को दिल्ली के रहने वाले हैं, डिप्लोमेट से बातचीत करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से बातचीत करते हैं, इनके अपने व्यूज में काफी कुछ वो पर्सनल चीजें भी आ सकती हैं, मैं समझता हूं। लेकिन ओवरऑल हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि आप क्या बात कर रहे हैं कि पर्सनल चीजें आ रही है, बिल्कुल गलत इल्जाम। हमारी नहीं, आप देखिए कारजू साहब, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, चूंकि आप एक्स एमईए के हैं, आपके रिश्ते हैं, आप अंदर से उसको देख रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ बातें ऐसी हो, आपका अंदर का भी हुआ है, फर्क हो जाता है। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, मेरे भी अंदर की भी हो सकते हैं। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इल्जाम बहुत बड़ा शब्द है, आप थोड़ा सुन लीजिए। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तान के, चीन के जहां तक संबंध है, उनमें भी मुझे लगता है कि काफी सुधार हुआ है पहले के मुकाबले। जैसा सरीन साहब ने कहा कि जो चीन जिस तरह की हरकतें पहले करता था, लगभग वो बंद हो चुकी है, और चीन के कूटनीतिक खुद मानते हैं कि आज भारत जो है उसकी कितना कद बढ़ा है पूरे एशिया के अंदर, पूरी दुनिया में। चीन के डिप्लोमेट मानते हैं। पाकिस्तान की जहां बात है, देखिए पाकिस्तान सन 47 से लेकर आज तक कोई सरकार ये नहीं कह सकती, कोई प्रधानमंत्री नहीं कह सकता कि उसने पाकिस्तान को जो है एक ऐसे तरीके से डील किया कि सब तरफ लोग नहीं। आरोप है कंफ्यूजन पर, आरोप है कंफ्यूजन पर। ये एक्सपेक्टेशन शायद कम ही है कि पाकिस्तान बिहेव करना शुरू कर दे। मैं कुछ बोलना चाहूंगी इधर, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हमारी जो है एक सेकंड, तमन्ना, पाकिस्तान की हमारी नीति है, हमारी बल्कि स्पष्ट बिल्कुल नीति है। पाकिस्तान की हमारी ये नीति है कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, और जो डिफेंस पॉलिसी है उसको हमने मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर को लेके स्थिति हमारी बिल्कुल स्पष्ट है, और साथ में हम ये पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है। आज पाकिस्तान के लोगों से, वहां के डिप्लोमेट से बात करके देखिए कि जब से हमारी सरकार आई है, उनको भारत को लेकर के क्या फर्क नजर आता है, वो आपको बताएंगे कि कितना उसमें फर्क नजर आता है। मैं आपसे पूछूं तो आप कहते हैं कि चीन के डिप्लोमेट से पूछिए। तमन्ना, मैं ओके शोभा ओझा जी। तमन्ना, मैं बोलना चाहूंगी। जी बोलिए शोभा जी। तमन्ना, हाँ नहीं, मैं तनेजा जी से पूछना चाहती हूं कि पिछले 2 साल में 800 से ज्यादा सीज फायर हुए हैं। आर्मी मैन तो छोड़िए, सिविलियंस कितने मरे हैं,
गांव की गांव हमें खाली कराने पड़े हैं। पठानकोट तक हिम्मत देखिए पाकिस्तान टेररिस्ट की कि पठानकोट हमारे एयरबेस तक पहुंच जाते हैं वो। उसके बाद पहली बार देश में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आती है पाकिस्तान की। सवाल क्या है आपका मैम? क्या होता है, क्लीन चिट फिर उन्हें देती है। सवाल क्या है आपका? इसको कभी तनेजा जी अच्छा बताते हैं तो मैं समझती हूँ कि व्हाट इज द क्वेश्चन? शोभा जी 60 साल तक, शोभा जी 60 साल तक पाकिस्तान नीति आपने चलाई। वो बताते आप हैं मसले को यूनाइटेड नेशंस ले गए, कश्मीर के अंदर आपने क्या पूरा देश जानता है। एक सीरियस नोट पे ले जाते हैं, सीरियस नोट पे ले जाते, पूरी सुन लीजिए। एक मिनट आपने उफा को इन्होंने बहुत बड़ा बेवकूफ बताया था। क्या हुआ उफा का? अच्छा, यूएन में मसूद को जो इंटरनेशनल बैन करने की हिंदुस्तान कोशिश कर रहा था, उसमें पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलके वो नहीं होने दिया। और ये चीन से बहुत अच्छे संबंध बता रहे हैं, बोल रहे हैं उनके डिप्लोमैट से पूछ लीजिए। तो उनके डिप्लोमैट से उनकी तरफ से तो वो अच्छा मानेंगे, पर हमारे देश से पूछिए ना कि हमने कितनी पाकिस्तान की शोभा जी, पाकिस्तान के अंदर सलमान शेख में क्या हुआ, वहां पे बलूचिस्तान के मसले पे आपसे क्या हुआ? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन तनेजा जी बलूचिस्तान पे मैं सुशांत सरीन के पास आना चाहती हूँ। एक मिनट, बलूचिस्तान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सेकंड कंप्लीट तो करने दीजिए, वाक्य को तो पूरा करने दीजिए तमन्ना जी, है ना। इतना तो हक बनता है एज ए पार्टिसिपेंट इन द डिबेट। मेरा ये कहना, पाकिस्तान को लेकर के चाहे वो कांग्रेस सरकार थी चाहे हम, जैसे सरीन साहब ने भी इंडिकेट किया कि वहां पे काफी हर एक जगह को हर एक को मशक्कत करनी पड़ती है। वो इजी, वहां की पाकिस्तान पॉलिसी इजी पॉलिसी नहीं है। हमारी कोशिश है कि राष्ट्र हित को वहां पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। पूरे देश में पूछना चाहती हूँ, बलूचिस्तान के बारे में बहुत अच्छे लास्ट फॉर्मल मीटिंग हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ। ओके, काजू साहब और फिर सुशांत जी। काजू साहब प्लीज। देखिए, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी यूपीए की जितनी कंफ्यूज थी उतनी ही मोदी जी की है। इन दोनों मैं नहीं मानता पार्टियां हैं, कांग्रेस और यूपीए के साथ तुलना करना ठीक नहीं होगा। कुछ भी कहें, उसका यूपीए की कंफ्यूज थी। उनको कभी ये नहीं समझ आया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चले या नहीं। यहां पर भी वही कंफ्यूजन दिख रहा है। कभी हम रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर कंसेशन करते हैं, कभी हम पहुंच जाते हैं उनके पाकिस्तान से बातचीत करने, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर हम बातचीत बंद करते हैं। तो वही कंफ्यूजन चल रहा है। रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। एक मिनट तनेजा जी, बलूचिस्तान पे मैं इसलिए आना चाह रही थी क्योंकि आपने बात की शर्मल शेख की, और ये सही बात है कि सबसे पहले जब बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान उठाने में कामयाब रही थी वो बलूचिस्तान में था, और फिर से ये हुआ है। सुशांत सरीन जी, आप भी मानेंगे, पिछली जो फॉर्मल मीटिंग हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट आया उसकी इंटरप्रिटेशन देखिए। भारत ने इंटरप्रेट किया कि हमने कहा है पाकिस्तान को कि कश्मीर के टेरर पर वो सख्त रहे, और पाकिस्तान ने इसका इंटरप्रिटेशन निकाला है कि बलूचिस्तान पर भारत सख्त रहे। वो कोशिश कर रहे हैं तुलना करने की, और ये एक बड़ा मिसस्टेप देखा गया हमारे लिए। नहीं, मैं इसको कोई बहुत बड़ा मिसस्टेप नहीं मानता। पाकिस्तान की एक तरीके की एक इवल जीनियस जरूर है कि वो कोई भी आप एक सीधी बात भी करें तो उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। तो पाकिस्तान एक सुई जनरस केस है, लेकिन वो तमाम चीजें जो काटू साहब या प्रशांत या बाकी लोगों ने कही पाकिस्तान के हवाले से, उससे मैं सहमत हूं कि एक नजर बाजार तो ऐसे लगता है कि एक कंफ्यूजन या एक इनकंसिस्टेंसी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो है, लेकिन उसको एक दूसरे पहलू में भी देखें कि एक पैरेलल ट्रैक्स में पाकिस्तान की नीति मेरी नजर में हमारे को दिखाई दे रही है। एक ट्रैक तो ये है जहां पर आपको कुछ इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है, या एक जिसे आप बोलेंगे कि एक कॉस्मेटिक्स दिखाई देते हैं, लाहौर की यात्रा और इस तरीके की चीजें, या सुषमा जी का वहां पर जाना और फिर नवाज शरीफ के परिवार से मिलना वगैरह वगैरह, और उसी के साथ साथ एक वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कि कभी कोई टॉक्स को कैंसिल कर देना, कभी उसको, एक तो ये ट्रैक नजर आता है। दूसरा एक और ट्रैक भी है जिसको हम नजरअंदाज ना करें तो बेहतर है, और वो ये है कि जिस तरीके की नई स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट्स बनाने की कोशिश की है यूएई में जाकर के, सऊदी अरेबिया में जाकर के, और अब
ईरान में चाबहार का जो पोर्ट है उसका सिर्फ कनेक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, या आपको वो रसाई पहुंचाएगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और सेंट्रल एशिया या कुछ हद तक अफगानिस्तान के लिए। उसका एक स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर का जो पोर्ट है उससे भी है। उसका एक स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अरेबियन सी में उससे भी है। आपका कहना है कि पाकिस्तान को आइसोलेट हम कर पाए हैं, पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर नहीं पाए, नहीं कर नहीं पाए, लेकिन वो कोशिश जरूर है। एक और जुमला मैं कहूंगा कि दो पैरेलल ट्रैक्स में देखा जाए अगर पॉलिसी को तो थोड़े से और इसमें समझ आती है। एक और जो चीज है, वेणु कह रहे थे कि काफी हद तक बहुत सारे मुद्दों पर जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है वही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। तमाम प्राइम मिनिस्टर्स जितने आए उनका जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस था, कुछ ऐसे मुल्क होते थे जिनकी नीति वही डिसाइड करते थे और ये पिछले 15-20 साल में ज्यादा हुआ। और जो फॉरेन ऑफिस या जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती थी वो कुछ हद तक आउट ऑफ द लूप होती थी। उसमें पाकिस्तान, कुछ हद तक चीन, कुछ हद तक अमेरिका, ये वाली जो नीतियां थी ये काफी हद तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक में ही डिसाइड होती थी। इनपुट जरूर लिए जाते थे। आपकी बात सही है, आपकी बात एक फाइनल पॉइंट, लेकिन मैं एक लेख पढ़ रही थी कि यहां तक कि जब जापान के हेड से आबे साहब से मोदी जी की मीटिंग कैंसिल हुई थी 2014 में, तो आबे साहब को पहले पता चला ना कि टोक्यो में जो हमारी जो एम्बेसी है उनको, जैसे जब पाकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री जी तो वहां हमारे जो लोग थे इंडियन हाई कमीशन की तरफ से उनको नहीं पता था लास्ट मिनट तक कि वो आ रहे हैं। तो एक अलग यूनिक स्टाइल है, लेकिन क्या वो है और उसमें दो तीन चीजें। एक तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और एक अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है, उसमें आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी। लेकिन एक और जो नई चीज नजर आ रही है वो ये है कि इनपुट जरूर लिए जाते हैं फॉरेन ऑफिस से, लेकिन साथ ही साथ इंडिपेंडेंट लोगों से भी इनपुट्स मंगवाए जाते हैं। अब उस पर कितनी वो उसको लागू करते हैं या कितना उसको समझ करते हैं या ये बात तो कितना उस पर एक्ट करते हैं वो एक अलग बहस है। आपका VIF भी उसका हिस्सा है, ये बात तो सही है। VIF जैसे इंस्टीट्यूट भी उसका एक हिस्सा है और वो एक नया तरीका है। उसमें कितनी अपनी बात नहीं कर रहा, उसमें कितनी ताजगी आ रही है फॉरेन पॉलिसी में। तमन्ना देखिए, इस पर भी एक शब्द कहना है मुझे। जी जी, आपके पास मैं आती हूँ काजू साहब, लेकिन वेणु एक पॉइंट रखना चाह रहे थे तो वेणु का भी एक पॉइंट सुन लेते। जी तमन्ना, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। ये बात हमारे जो पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं श्याम सरन जी ने एक लेख लिखा है 2 साल के जो फॉरेन पॉलिसी पे, उन्होंने एक बड़ी सटीक बात ये रखी है कि ठीक है, मोदी जी ने एक पर्सनलाइज स्टाइल इवॉल्व किया है। जिस तरह सुशांत बोल रहे थे, इस पर्सनलाइज स्टाइल में एक तो वो अपने इमेज को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और साथ में फॉरेन पॉलिसी जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज है उसको भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कई बारी इमेज ज्यादा प्रोजेक्ट हो जाता है और जो फॉरेन पॉलिसी के जो सब्सटैंटिव इश्यूज हैं वो कहीं पे पूरी तरह उस पर पूरी तरह अमल नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि इमेज कैन नॉट सब्स्टिट्यूट सब्सटैंटिव डेवलपमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी। नहीं, देखिए एक बात तो साफ है वेणु कि मोदी जी के विदेश यात्राओं में इतने इंटरेस्ट क्यों होने लगे हैं। पहले भी प्रधानमंत्री बाहर जाते थे और इतना मीडिया का फोकस नहीं होता था, लोगों का फोकस नहीं होता था। उसका एक कारण ये हो सकता है कि कभी कभार मोदी जी अपनी मन की बात बाहर कर लेते हैं, वो भी जब भारतीय उनके सामने हो उस जगह के, तो खुलकर बोलते। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस एस्पेक्ट पर भी आएंगे जो सवाल वेणु ने भी उठाया कि क्या 2 साल की विदेश नीति में भारत की इमेज तो बड़ी है ही, और इसके साथ क्या मोदी जी का भी रुतबा बढ़ा है, अपने आप को ग्लोबल लीडर प्रोजेक्ट करने की एक कोशिश नजर आई है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। मोदी जी के 2 साल की विदेश नीति की जब हम चर्चा करते हैं तो एक बड़ा हाईलाइट, और ये बिल्कुल नायाब रहा है
कि हर जगह जाकर, लगभग हर जगह जाकर मोदी जी वहां के भारतीयों से बात करते हैं। ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन इन देशों में जाकर कई सालों से बसे हैं, वहां की कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनका दिल तो हिंदुस्तानी है, इसलिए देश के लिए धड़कता है। और यहां पर जाकर मोदी उनको कहते हैं कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, आप सोचिए। जैसे जब वो जापान गए तो उन्होंने कहा, जो क्राउड में लोग बैठे थे, कि आप हर इंसान यहां पर 5 लोगों को जापान से भारत भेजे टूरिज्म के लिए। तो ऐसे ऐसे वो काम भी देते हैं एनआरआईज को हर जगह जाकर। कमर आगा साहब, ये एक बिल्कुल अनयूजुअल स्टाइल है और इसकी किस तरह की इम्पैक्ट है? क्योंकि इन स्पीचेस में कई बार प्रधानमंत्री जी अपनी उपलब्धियां भी गिनाते हैं, जो सरकार ने किया है वो भी गिनाते हैं, और ऐसे डोमेस्टिक इश्यूज भी उठाते हैं जो डायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी से लिंक नहीं है। ये उनका पर्सनल स्टाइल है और वो चाहते हैं कि उसके अंदर एक नया स्टाइल देना, वो उन्होंने कई जगह किया। दूसरी बात ये भी है कि गुजरात से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर गए हैं, आज से नहीं बल्कि काफ़ी समय से यूरोप और अमेरिका में वहाँ पे रहते हैं, और वो उनका बहुत सक्सेसफुल वहाँ पे कैरियर रहा है, और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के रूप में भी वो उनको, उनकी तरफ भी उनकी कोशिश होती है कि उनको वापस हिंदुस्तान आए, इन्वेस्ट करें और बढ़ें। उनकी पूरी कोशिश ये है कि बाहर से किसी सूरत से निवेश आए, और हिंदुस्तान का जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो बाहर रह रहे हैं मुल्कों में, एक बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे बन चुके हैं, उनके पास बड़ी पूंजी है और वो इस पोजीशन में है कि अब वो यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो उनका इन्वेस्टमेंट लाने की एक उनकी कोशिश है। अब देखना ये होगा कि उसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है। गुजरात में तो जरूर काफी फंड्स आए हैं, अब बाकी स्टेट्स में आते हैं या नहीं ये समय बताएगा। और भी उनका एक पर्सनलाइज तरीका है ये उनका डील करने का, इसलिए कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो अरब देश में हो या अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, तो वहाँ जाते हैं, उनसे वो मिलते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, और ये एक भारत की एक लॉबी की तरह ये लोग काम भी कर रहे हैं। एक बड़ी लॉबी भी बन गई है, हमने अमेरिका में भी देखा इंडियंस की एक बड़ी लॉबी बन रही है, इंग्लैंड के अंदर भी इस तरह की है। तो इस तरह के बहुत से देशों में एक लॉबी की तरह ये काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में मैं समझता हूँ फायदा होगा। दूसरी चीज ये भी है कि इनका जो, मैं समझता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट का दौरा था वो काफी कामयाब रहा, और उससे ऊर्जा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ बहुत कामयाबी मिलेगी। खासतौर से एक तरफ तो उन्हीं ने जो बैलेंस किया है सऊदी अरबिया को और ईरान को लेके, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात हुई है, दोनों का से बराबर के रिश्ते रखना। तो इस तरह से वेस्ट एशिया, जहाँ पे हिंदुस्तान के लगभग 70 लाख लोग काम करते हैं और काफी रिमिटेंस भी आते हैं, हमारा ट्रेड भी है, और 70-75% तेल भी आता है उसी रीजन से। ओके जी वेणु, मैं एक छोटी सी बात मैं कहूंगा। मोदी जी भले मतलब बाहर जाके अपनी उपलब्धियां लोगों के सामने रखा, बहुत अच्छी बात है, और डायस्पोरा के साथ रिलेशनशिप बनाए, वो भी अच्छी बात है, एनआरआईज के साथ। मगर एक चीज मेरे को बड़ा खटका, जिसके बारे में मैंने लिखा भी, जब वो मेरे ख्याल यूएस गए थे या कनाडा, जहां पे उन्होंने कहा कि 60 साल की गंदगी को हटाना है, वो मुझे बहुत खटका, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहली बारी फॉरेन सॉइल में पिछली सरकारों का की इस तरह आलोचना करी थी, पहले किसी प्रधानमंत्री ने किया था। हालांकि उसके बाद ये जब उनकी आलोचना हुई तो वो उसके बाद रुक गए, उसके बाद उन्होंने किया नहीं, मगर वो एक इंसिडेंट बड़ा एम्बैरेसिंग था हम लोगों के लिए। ओके, झा साहब, तमन्ना जी, काजू साहब, मैं आपके पास आती हूँ, बस एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रशांत झा से, फिर मैं आपके पास आती हूँ। इतना ही नहीं कहा था तमन्ना जी, उन्होंने कहा था तमन्ना जी, उन्होंने ये तक कहा था कि पहले हिंदुस्तान स्कैम्स के लिए जाना जाता था और अब स्कीम्स के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक। क्राइम स्कैंडल के लिए तो जाना जाता था। मैं उंगली उठा रहा हूँ, उसका फायदा नहीं, बीच में सब लोग बोल रहे हैं, तो मैं भी अब बोलना शुरू कर रहा हूँ। नहीं तो अभी भी स्कैम के लिए जाना जाता है ना हिंदुस्तान। आप व्यापम का स्कैम क्यों भूल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े स्कैम थे, जाके प्रधानमंत्री की बात की हुई, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है, इस बात की हुई कि आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को विदेश में क्यों उठा रहे हैं, चर्चा करें विदेश में। के खिलाफ कर रहे हैं, देश के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, वैसे कांग्रेस के नेता जाकर के बाहर क्या कर रहे हैं? वैसे शोभा ओझा जी, इसके बाद पहले दूसरे यूएस दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री के साथ हर जगह जाएंगे, और जब भी वो कुछ कहेंगे आप उनको रिफ्यूट करेंगे। क्या आप इस बार भी यूएस दौरे पर जा रहे हैं? बताइए शोभा जी को, इनको शायद पता नहीं है। आपकी पार्टी से कोई जा रहा है इस बार? देखिए,
एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि वो विदेश में जाके हिंदुस्तान की इतनी उपलब्धियों को जब वो जाके बताते 60 साल में आज अगर जाके मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिना पा रहे हैं तो वो 2 साल की उपलब्धि नहीं है, वो 60 साल की मेहनत की उपलब्धियां हैं। कोई सरकार मोदी जी की 60 साल नहीं रही, 2 साल में ऐसा कोई जादू की छड़ी उन्होंने नहीं घुमाई है जो आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में कई चीजों के लिए जाना जाता है। तो मोदी जी की 2 साल की मेहनत नहीं थी वो। प्रशांत झा जी, निश्चित ही उनके वो शब्द जो मूल सवाल था नहीं हुआ, प्रधानमंत्री के पहले मूल सवाल उठाया और जो वेणु ने उठाया उस पर हम आते हैं। वो सवाल ये था कि 2 साल में भारत एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाते और फिर तो आप समय नहीं देंगी तो मैं क्या करूँ? आप मुझे समय नहीं दे रही, मैं बीच में बोलूंगा। नहीं, मैं या तो आपने बुलाया तो समय तो दीजिए। आप समय नहीं दे रही। झा जी का सिर्फ एक ही कमेंट अभी आया है, झा जी का एक कमेंट में ले तो फिर आपके पास आती हूँ। अगर आप मुझे इस सारी सरकार के बारे में आप मुझे मौका नहीं देंगी तो मैं क्या करूंगा? मुझे बताइए ना। आप आइए। तमन्ना जी, मैं ये कहना चाहूंगा जो वेणु सर ने बात उठाई कि फॉर्म और सब्सटेंस के बीच में अंतर होता है, और ये बिल्कुल है कि देखिए वो राजनेता हैं, मोदी जी एम्बिशियस राजनेता हैं, इसीलिए वो अपने छवि के लिए बाहर जाके एक अपने छवि को प्रोजेक्ट करेंगे, वो मैं अस्वाभाविक नहीं मानता हूं। पर उसके कारण उनको एक डोमेस्टिक राजनीतिक प्राइस पे करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम जब चुनाव के भ्रमण में जाते हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे अभी अगर यूपी आप घूमे, तो एक बात लोग हमेशा कहते हैं कि ये बाहर ही घूमते रहते हैं प्रधानमंत्री। मुझे वेस्ट यूपी में कुछ लोगों ने कहा कि वो 7 दिन बाहर रहते हैं, कपड़े धोने वापस घर आते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। ये बात सही नहीं हो, ये बात थोड़ा इग्नोरेंट हो, विदेश नीति के महत्व को ये लोग हो सकता है नहीं समझे, पर एक परसेप्शन बन रहा है। नहीं, मैं आपको ये बात बस कह रहा हूं कि इसके लिए उनको थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसीलिए संतुलन कि आप बाहर जाएं, विजिबल ट्रिप्स करें, वहां पे विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ एंगेज करें, दिखा रहे हैं डोमेस्टिक प्राइस, ये अच्छी बात है। आसाम के रिजल्ट दिखा रहे हैं। लेकिन तनेजा जी, आप मानेंगे कि बिहार के बाद उनके विदेश दौरे कम हो गए? नहीं, जब इनिशियली जो 60 साल काम नहीं किया था, मैं शोभा जी के सामने कह रहा हूं, जो काम ने अब हमने वो करना पड़ रहा है तो जाना पड़ा। अब जैसे जैसे जरूरत नहीं, मैं देखिए तनेजा जी मैं ये स्पष्ट करूं, बाहर तो घूमने तो जाते नहीं है, बाहर इसलिए जाता है। तनेजा जी, आपको नहीं पता कि आज भी विदेशों में मनमोहन सिंह जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की जो छवि है उसको आज मोदी जी ने एक काम करते हैं, तनेजा जी अपनी बात पूरी रखें, तनेजा जी अपनी बात पूरी रखें और पहले तनेजा जी अपनी बात पूरी रखें, झा जी फिर उसके बाद आप बात करें, लेकिन तनेजा जी पहले अपनी बात पूरी रखें। ओके, नरेंद्र तनेजा जी। जी, मेरा ये कहना है, देखिए जो हम लोगों ने, क्योंकि जब शुरू में हम आए हमने देखा कि ज्यादा प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत है, ज्यादा गए। अब जैसे जैसे उसकी जरूरत कम हो जाएगी उसको कम किया जाएगा। कोई प्रधानमंत्री वहां ईफल टावर देखने तो जाते नहीं है, कंट्री के इंटरेस्ट लेकर के जाते हैं, वहां प्रवासी भारतीय उनसे भी मिलते हैं, अन्य लोगों से मिलते हैं। आप अपनी डिबेट पर बात कर रही हैं, हमको अफ्रीका की भी बात करनी चाहिए, लैटिन अमेरिका की भी करनी चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया, तनेजा जी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया एक हफ्ते रहे, ऑस्ट्रेलिया अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए। मैं आपको टेलीविजन पे, तमन्ना जी आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको टेलीविजन पे शोभा जी चुनौती देता हूं, अगर इस बात को साबित करके प्रधानमंत्री जी ने अडानी के बारे में एक शब्द बोला हो या अडानी का वहां कुछ हुआ, मैं चुनौती, अगर ना हो तो इसी प्रोग्राम में आके आपको माफी मांगनी चाहिए। आप लोग गैर जिम्मेदारी तरीके से बोलते हैं, इसलिए आसाम में आपका ये हाल हुआ। मैं चाहता हूँ आपको, मैं आपको चुनौती देता हूँ। पूरी बात रखी, अब आपने पूरी बात रखी तनेजा जी, अब उस पर रिस्पॉन्स बहुत बड़ा इल्जाम है पहले, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, इसको 24 घंटे में साबित करें। जी, आप साबित करें, आप साबित करें, आप साबित करें अपने इल्जाम। आप बताएं, अडानी जी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला क्या ऑस्ट्रेलिया में? आप ये बताइए। करिए 24 घंटे में कि अडानी जी के लिए प्रधानमंत्री तनेजा जी, आपने चैलेंज किया है शोभा ओझा को, जवाब देने दीजिए। आपको चैलेंज करता हूँ, आपने चैलेंज दिया शोभा ओझा को, जवाब देने दीजिए फिर। 24 घंटे में इनसे लीजिए जवाब।
और ये इनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अडानी को क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट, ये बताइए तनेजा जी, या अडानी जी साथ नहीं गए थे? क्या अडानी जी साथ नहीं गए थे? डाइवर्जन से थोड़ा हटते हैं। प्रशांत झा एक पॉइंट रखना चाह रहे थे और सुशांत सरीन। प्रशांत झा जी, बात कही आप उस पर और माफी मांगी उसके लिए, नहीं तो अपना शब्द दोबारा या सबूत। संक्षिप्त में दो बात रखूंगा। प्रधानमंत्री एक मैं स्पष्ट ये करना चाहता था, वो आपसे भी प्रधानमंत्री है, प्रशांत झा की बात भी सुनिए। प्रधानमंत्री का नाम इस तरीके से लिया कैसे? तमन्ना जी, मैं बस दो बात रखूंगा संक्षिप्त में। ओके, कांग्रेस के जिम्मेदार प्रवक्ता तो मैं बस करती है शोभा जी आप। प्रशांत झा जी बोल रहे हैं जी। तमन्ना जी, मैं दो बात रखूंगा संक्षिप्त में। पहली बात तो यह है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी ज्यादा जा रहे हैं कम जा रहे हैं। मैं बस संतुलन की बात कर रहा था और पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा था कि एक पब्लिक परसेप्शन बन रहा है। पर दूसरा मैं ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा ना हुजूर, असम के चुनाव में दिखा दिया उनको बात रखने दीजिए, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो नहीं लड़ पाएंगे आप। जी झा जी अपनी बात रख लीजिए। मैं विदेश नीति पे ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन में सबसे महत्वपूर्ण सामरिक चुनौती भारत के सामने ये है कि साउथ एशिया में जहां भारत का एक पॉलिटिकल हेजेमनी बना हुआ था, वहां चीन अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपैंड कर रहा है, लगानी में एक्सपैंड कर रहा है और विभिन्न देशों के आंतरिक राजनीति में भी एक्सपैंड कर रहा है। कुछ हफ्तों पहले हमने देखा कि नेपाल की सरकार जो गिरने वाली थी, उस सरकार को बचाने में चीन का भूमिका रहा। भारत चीन के इस चैलेंज को साउथ एशिया में कैसे फेस करेगा, मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है अगले 3 साल के लिए। और इसके लिए सरकार को और सोचना चाहिए गंभीर होकर, और प्रोजेक्ट्स के हिसाब से एक परसेप्शन नेबरहुड में बना हुआ है कि भारत प्रॉमिस करता है और चाइना डिलीवर करता है। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी भारत का काफी लो है। ये जो चुनौतियां हैं, चीन का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अदर कंट्रीज में इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा चीन का इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी, जो खुद में कुछ गड़बड़ नहीं है पर भारत उसको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से क्या लगानी हो रही है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। मुझे लगता है ये चुनौती पे हमें फोकस करना चाहिए। जी सुशांत। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, प्रशांत की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक परसेप्शन है वो जितना मर्जी गलत हो, हमें उस परसेप्शन को एड्रेस करने की जरूरत है। उसमें एक तरीके का रोष दिखा करके वो परसेप्शन एड्रेस नहीं होती। मैं मानता हूं कि वो जब भी दौरे करते हैं तो अगर उनकी कोई दिनचर्या देखे तो यू कैन नॉट हेल्प बट बी इम्प्रेस, क्योंकि वो 16-16 घंटे अपनी मीटिंग्स कर रहे होते हैं, वो कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जाते। एक बात। दूसरी चीज जी, और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विदेश नीति की जो अहमियत है वो एक तो सामरिक है और उसमें मेरे ख्याल प्रशांत ने बड़ी अच्छी तरीके से लेआउट किया, लेकिन दूसरी आर्थिक है। और आर्थिक उपलब्धियां जरूर है, आपने दोबारा से इंटरेस्ट जगाया भारत के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी लेके आए, लेकिन एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो भारत के अंदर जिस तरीके की नीति होनी चाहिए या जिस तरीके का और तंत्र बनना चाहिए वो नहीं है। और आज ही मैं किसी के साथ बैठा हुआ था और वो ऊर्जा के क्षेत्र में बता रहे थे कि कई जगहों पे जहां पर प्लांट्स लग चुके हैं, निवेश हो चुका है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं साइन कर रही और 1.5-2 साल हो चुके हैं। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम और इस चीज को एड्रेस करना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके सारे दौरे जो है वो बेकार हो जाएंगे। नहीं, ये मुझे याद है हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि यूएस में इतना सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुआ, लेकिन एक बड़ा सवाल था कि यहाँ पर हम आएंगे, पैसे लाएंगे तो हम जमीन कैसे अधिग्रहण करेंगे। जमीन अधिग्रहण बिल पर कुछ नहीं तब तक हुआ था और अब तो वो होप ही गायब हो गई है। तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बिल्कुल बना हुआ है। जी विवेक काजू जी। नहीं, देखिए, ये संतुलन तो होना ही है। जो हमारे आंतरिक नीतियां हैं और विदेश नीति में अगर संतुलन नहीं हुआ तो विदेश नीति कामयाब नहीं हो सकती है। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी की अपनी शैली जरूर है जो कि राजनय में भी आती है, उनके राजनय में आती है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि उनकी विदेश नीति में कोई ठोस उपलब्धियां नहीं हुई हैं या उनके जो दौरे होते हैं वो खाली उनकी एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है। ये गलत होगा कहना। वो बहुत मेहनत करते हैं और जैसे अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने मेहनत करी है, वही मेहनत उनके राजनय, उनका जो डिप्लोमेसी है और जो दौरे वो करते हैं उसमें भी दिखती है। ओके,
हाँ, एक शैली उनकी जरूर है जो कि एक मीडिया मैनेजमेंट है, जिससे लगता है कभी कभी कि वो अपने आप को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर हमें ज्यादा जोर नहीं देने की जरूरत है। हमें सब्सटेंस पे जाना है, और सब्सटेंस में मैं उनको बहुत हाई मार्क्स देता हूं जो दो सालों में उन्होंने उपलब्धि की है। ओके, तनेजा जी, जो पॉइंट झा साहब रख रहे थे और वो सही कह रहे हैं कि ऐसा एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी, वो सफल हुई या नहीं ये एक अलग डिबेट है कि मोदी जी बहुत बाहर रहते हैं और देश में कम रहते हैं। इस पर खूब सारे व्हाट्सएप जोक्स वगैरह चल रहे थे। क्या इस बात को काउंटर करने की भी, परसेप्शन को काउंटर करने की भी कोशिशें अब हो रही हैं? नहीं, देखिए, हमारे लिए जो भी राष्ट्र हित में आवश्यक है प्रधानमंत्री उसको करेंगे। झा साहब ने, प्रशांत जी ने एक बात और करी, वो कि चाइना से कंपैरिजन किया डिलीवरी को लेकर के। देखिए, हमको ये नहीं भूलना चाहिए चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे कितनी बड़ी है और चाइना जो है किस तरह की वहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम वहां किस तरह का। मैं आपको चाबहार का उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री आज जो एग्रीमेंट चाबहार साइन हुए, पिछले 6 महीने से इस पर काम हो रहा था। 3 भारी भरकम मंत्री, गडकरी साहब पहले भी जा चुके हैं, वो वहां गए। तमाम बड़ी कंपनियों के सीएमडी, चेयरमैन वगैरह सबको वहां भेजा गया। तमाम डेलीगेशन और जो है वो वहां पे ईरान में गए। मैं खुद भी वहां पे 2 दफे होकर के आया। तो देखिए, वहां जो चाबहार डेवलप किया जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए उसको, उसका बलूचिस्तान इंप्लीकेशन से, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है और ईरान तो है ही है। तो हम जितनी हमारी क्षमता है और जितनी हमारे इकोनॉमी का साइज है और हमारी कूटनीति की जितनी दृढ़ता है, उसके लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं और चीन इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है। कहीं ना कहीं चीन के अंदर डर पैदा हो रहा है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसको अगर कंक्लूड करना है कमर आगा साहब, अच्छा काम हो रहा है, पाकिस्तान में थोड़ी सी और क्लैरिटी की जरूरत है, लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को फोकस रखना एक सही स्ट्रैटेजी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल पॉलिटिक्स तो पीछे बैक सीट में आ गई है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक्स है, ट्रेड है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के साथ डील करना बड़ी मुश्किल है। मोदी जी ने ट्रस्ट किया था नवाज शरीफ पे, सोचा था कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो चाहते भी थे कि भारत से अच्छे संबंध हो। वहां तो उनको जरूर सेटबैक लगा और ये पता चला कि वहां अभी भी आर्मी शासन जो है, आर्मी शासक जो है वो सबसे स्ट्रांग है, वो अभी भी भारत को अपना दुश्मन नंबर मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें अफगानिस्तान में काफी उपलब्धियां मिली। अफगानिस्तान के बिहेवियर चेंज हुआ, अफगानिस्तान में एक बड़ा चेंज आया। अब अफगानिस्तान भी भारत की तरफ देख रहा है दोबारा से। फिर उसके अलावा ये है कि वो जो रोड कनेक्टिविटी अफगानिस्तान की हम लोग चाबहार से बना रहे हैं, उससे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वेणु जी, बिल्कुल अंत में मैं समझता हूँ ओवरऑल सबसे बड़ी चुनौती क्या है आगे जाकर? एक बात मैं तमन्ना रखूंगा, शायद ये तनेजा साहब मेरे से सहमत भी होंगे। पिछले दिनों में क्योंकि ग्लोबल मंदी आई है और इंडिया का एक्सपोर्ट गिरा है और डोमेस्टिक इकोनॉमी भी थोड़ी सी स्लो है, तो मैंने देखा कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस जो है, हालांकि इंडिया और देशों से अभी भी जीडीपी ग्रोथ इंडिया का बरकरार है, जी, मगर अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है कि और देशों से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रही थी उनमें, जैसे निर्मला सीतारमण जी का बयान है कि उनको दोबारा सोचना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। RCEP, देखिए एक बात तो साफ है कि विदेश नीति उसमें किसी भी देश की विदेश नीति कॉन्फिडेंस की कमी है। किसी भी देश की विदेश नीति 1 या 2 या 3 साल में नहीं मापी जा सकती, ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है। एक बात तो साफ है कि भारत की विदेश नीति में मोदी जी ने अपना एक नया स्टाइल जरूर पेश किया है। इसकी रिटर्न कितने हैं ये जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।